This video is brought to you by Alpine Academy, subject Chemistry, class first year, Sindh textbook board, Jamshoro. Chemistry, class first year, second year, Sindh textbook board, Jamshoro. Assalamu alaikum guys, welcome to Alpine Academy, chapter number 3 of your Sindh textbook Chemistry, atomic structure, and in this lecture number 1 we will discuss what were the experiments used to discover the subatomic particles of an atom like proton, electron and neutron, as well as other subatomic particles and what were the properties they discovered after observing the rays like cathode and anode. Also we will discuss in this lecture, so move forward to this lecture. So atomic structure, from the previous researches and experiments, we all know that atom is a very complex in structure, and many particles have been discovered within the atom, and these are the basically subatomic particles, and the subatomic particles includes like electron, proton and neutron. These are the basically fundamental and elementary particles of an atom, and other subatomic particles also involved for the structure of an atom, like uh, neutrino and antineutrino, positrons and other subatomic particles. But these subatomic particles are very unstable, and they are exist for fraction of seconds only. इसका मतलब ये है कि आपका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, और उसमें आपके पास 3 फंडामेंटल एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वो हर वक्त आपके किसी भी एटम के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि अगर हम इसका स्ट्रक्चर वर्बली डिफाइन करें तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग्स पे होता है, और न्यूक्लियस के सेंटर, बेसिकली न्यूक्लियस किसी भी एटम के सेंटर में एग्जिस्ट करता है, और उस न्यूक्लियस के इनसाइड पे आपके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्टोर करते हैं, ठीक है, एग्जिस्ट होता है। तो बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस की सराउंडिंग पे रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, और कैसे एनर्जी रिलीज करता है, कैसे एनर्जी गेन करता है, ये सारी डिटेल में सब थ्योरीज हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, या नेक्स्ट लेक्चर्स या वीडियोस में हम देखेंगे कौन से टॉपिक्स आपके किस थ्योरी, कौन सी एनर्जीज के बताती है, कितनी एनर्जीज कौन सा इलेक्ट्रॉन लेगा और उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा एनर्जी लेने के बाद। ठीक है, वो ऑर्बिट में कहाँ जाएगा, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो बेसिकली सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आपके पास कुछ ऐसे भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं, और सिर्फ कुछ सेकंड्स या 1 सेकंड के लिए ही एग्जिस्ट करते हैं एटम के स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो इसलिए हम उनको इतना डिटेल में नहीं पढ़ते, हम सिर्फ डिटेल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखते हैं। और नेक्स्ट में हम जो टॉपिक में हमारे पास आते हैं उसमें हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करेंगे, जिसमें हम डिस्कवरी देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर्ड हुआ है, प्रोटॉन कैसे हुआ है, और न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर्ड हुआ है। ठीक है, ओके, एक्सपेरिमेंट फॉर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब हम इसके बारे में डील करेंगे, स्टडी करेंगे कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स यूज़ किए गए, कौन कौन सी थ्योरीज, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आई डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरीज में। तो सबसे पहले फैराडे एक्सपेरिमेंट आ जाता है, जिसने इंडिकेट किया था कि इलेक्ट्रॉन नाम की एक चीज़ एटम के स्ट्रक्चर में होती है, एंड उसी के इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट आया था, जो कि क्रूक्स ने एक्सपेरिमेंट किया था। किस चीज़ के लिए? उसने बेसिकली प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस या प्रेजेंस तक दिखा दी थी एटम में, ड्यू टू क्रूक ट्यूब एक्सपेरिमेंट। उस ट्यूब एक्सपेरिमेंट की मदद से इसने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की एग्जिस्टेंस और प्रेजेंस दोनों दिखाई थी, और उनका डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ उसने बताई थी कि इनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। उसके अलावा अदर रेडियो एक्टिविटी आ जाती है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी फर्दर कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। उसके अलावा जो है कहते हैं चैडविक एक्सपेरिमेंट ने न्यूट्रॉन्स की प्रेजेंस शो कराई थी। ठीक है, कैसे शो होता है न्यूट्रॉन? अगर उसको बम्बार्ड करते हैं किसी भी हीलियम पार्टिकल्स के साथ, किसी भी एक एटम को बम्बार्ड कर दिया जाए हीलियम पार्टिकल्स के साथ, आपके पास एक न्यूट्रॉन एमिट होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू न्यूट्रॉन की एग्जिस्टेंस दुनिया के सामने आई थी, और स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट यूज़ किए गए थे ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हम पढ़ सकें एटम का। ठीक है, मतलब अगर हम उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी कराएं या उसके स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी करें इलेक्ट्रॉन उसकी एटम की, तो आपको पता चलेगा कि उसका स्पेक्ट्रम क्या है, उसके अंदर से रेडिएशन या उसके अंदर से जो लाइट वेवलेंथ्स हैं आफ्टर गोइंग थ्रू प्रिज्म,
उसकी रेस को जब हम प्रिज्म से पास कराते हैं तो किस तरीके का स्पेक्ट्रम बनता है, उसके अलावा हर वेव की कितनी लेंथ होती है, उसका क्या कलर होता है, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में कवर करनी है। For more details on remaining lectures and chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number 92318318660, or you can email us on alpineacademy@gmail.com. Faraday experiment क्या है आपके पास? Faraday observed that when electrodes basically placed in an electrolytic solution, and when he applied electric current to that solution, the solution will break up into the charged particles called ions, and there will be two ions, cations and anions. Cations consist of positive ion, and anion consist of negative particles. And also these ions travel to the oppositely charged electrode after experiences electric current, and when they travel to opposite charge electrode, they give up their electric charge and liberate it as neutral particle. तो इसका मतलब ये है कि फेरेडे ने क्या ऑब्जर्व किया कि उसने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक उसने एक सेल बनाया जिसमें दो इलेक्ट्रोड रखे, कैथोड और एनोड, ठीक है। अब उस कैथोड एनोड में वो उनको डिप कर दिया एक सॉल्यूशन में, उसने जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो उसके अंदर का जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था, जो सॉल्ट था उसमें इन्वॉल्व था, वो आयोनाइज हो गया। अब वो आयोनाइज होगा तो आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ब्रेक हो जाएगा सॉल्यूशन किस में, आइंस में। अब आइंस में ब्रेक होने के बाद वो ट्रैवल करेगा अपोजिट प्लेट्स पे, ठीक है। लेट्स सपोज अगर पॉजिटिव आयन है आपके पास तो वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव प्लेट पे जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव आयंस हमेशा कैथोड पे जाते हैं, इसी तरह नेगेटिव आयंस होते हैं हमेशा एनोड पे जाते हैं, क्योंकि एनोड आपकी पॉजिटिव प्लेट होती है। अब उसके बाद क्या होगा कि एक डिकम्पोजिशन हो जाएगी सॉल्यूशन की, और जो चार्जेस हैं वो सारे उन प्लेट्स पे जाके अपने आप को न्यूट्रल कर देंगे, ठीक है, वहाँ पे स्टोर होके खुद को न्यूट्रल कर देंगे। एंड जब उसने ये सारी चीज़ें देखी, ऑब्जर्व करी, तो उसने जब ये देखा कि जब चार्जेस न्यूट्रल हो रहे हैं तो अपने साथ वो सारे आयंस एक एक एलिमेंट्री चार्ज अपने पास रखते हैं, सबके सब आयंस एलिमेंट्री चार्ज को बेसिकली इमिट कर रहे थे। जब वो रीडिंग चेक कर रहा था तो उसने हर आयन की सेम रीडिंग चेक करी कि उसमें हर आयंस के साथ एक एलिमेंट्री चार्ज, सेम वैल्यू ऑफ चार्ज कैलकुलेटेड उसके पास ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली उसने क्या किया, उसने सारे आयंस को उनकी टोटल अमाउंट मेजर करी कि कितने अमाउंट का सॉल्यूशन था तो उसका चार्जेस कितने निकलेंगे, वो सारी चीज़ उसने ऑब्जर्व करी। तो उसमें हर किसी में एक एक्स्ट्रा चार्ज या एक एलिमेंट्री चार्ज सबके साथ मिल रहा था उसको, ठीक है, जब उसने ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था। तो तब हमें पता चला कि एक ऐसी चीज़ भी है जो एक इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज अपने पास रखती है। तो अगर इसकी ऑब्जर्वेशन में अगर हम बात करें तो फैराडे ने ये ऑब्जर्व किया था डेट when 96490 coulombs, which is 1 farad of electricity, is passed through an electrolyte, 1 gram equivalent of each ion is deposits at electrode. इसका मतलब ये है कि जब हम 1 farad of electricity पास कराते हैं इलेक्ट्रोलाइट के ज़रिए, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ईच आयन, यानी 1 ग्राम कैटायन और 1 ग्राम एनाइन डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, ठीक है। तो ये वैल्यू है कि इस वैल्यू पे ये 1 ग्राम जाता है। अगर हम जितने फेराड बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी, उतने ही आपके पास डिपोजिशन इलेक्ट्रोड्स पे किसकी, आयंस की बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, स्टोनी नाम के एक साइंटिस्ट ने सजेस्ट कर दिया था इस यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रॉन। तब हमें एग्जिस्टेंस पता चली थी कि फैराडे ने एग्जिस्टेंस दी, उसका नाम स्टोनी ने रखा था इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फर्दर इसकी एग्जिस्टेंस और प्रेजेंस कैसे शो हुई थी वर्ल्ड में, तो वो क्रूक्स ने एक्सप्लेन करी थी। अब बात करते हैं क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट के ऊपर। इस एक्सपेरिमेंट से हमें सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल मिला था जो कि इलेक्ट्रॉन है, और जो इसकी नॉलेज थी इसके इलेक्ट्रॉन की, ये सारी चीज़ें कहाँ से हमें मिली थी, किसकी स्टडी से थी, बेसिकली जे थॉमसन ने स्टडी किया था इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। और इस इलेक्ट्रॉन की स्टडी को देखते हुए जो फर्दर एक एक्सपेरिमेंट किया वो क्रूक साहब ने किया था, जिससे हमें ये इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस पता चली थी। सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ये एनोड है और एक कैथोड है। एनोड आपकी राइट वाली प्लेट है और कैथोड आपकी लेफ्ट वाली प्लेट है, ठीक है। ये आपकी कैथोड है और ये आपके पास एनोड है। एनोड आपके पास पॉजिटिव प्लेट होती है, जबकि कैथोड आपके पास नेगेटिव प्लेट होती है।
ठीक है। और इन दो प्लेट्स को हम कनेक्ट करते हैं थ्रू सीरीज कनेक्शन विद बैटरीज। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट करते हैं बैटरीज के साथ। अब ये बैटरीज जो है कहते हैं हाई वोल्टेजेस वाली बैटरीज हैं, तो हाई वोल्टेज करंट अप्लाई होता है इनमें क्रूब ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर, इस सिलेंडर गैस के अंदर। अच्छा, बेसिकली इसमें हम एक गैस फिल करते हैं और कंटिन्यूसली उस गैस का हम प्रेशर कम करते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पम्प। ठीक है, अब उसके ज़रिए हम इसका प्रेशर कम करते जाते हैं और उसमें वेरिएशंस आती जाती हैं, लाइट आती है, स्पार्क जनरेट्स होते हैं, ग्लो करती है ट्यूब, ये सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं आफ्टर रिडक्शन इन प्रेशर एंड हाई वोल्टेज करंट पे। ठीक है, तो आप इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं सबसे पहले। कंस्ट्रक्शन में क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब की सबसे पहले ग्लास ट्यूब आ जाती है। ठीक है, ये पूरी जो ट्यूब आपकी ये राउंड शेप में जो ट्यूब है ये आपकी ग्लास ट्यूब है, और इसमें जो गैस होती है वो ट्यूब में फिल्ड होती है। ठीक है, आप कोई सी भी गैस ले सकते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं कंसिडर, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है तो वो थोड़ी लाइटेस्ट गैस है, तो लाइटेस्ट गैस को हम इसमें फिल करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोड हैं बेसिकली मेटेलिक हैं, मेटल के इलेक्ट्रोड हैं। कैथोड आपके पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, एनोड आपके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। बेसिकली इसका जो मेटल होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ठीक है, उनकी वैलेंसीज के ऊपर है। बैटरी डेट कनेक्ट्स द इलेक्ट्रोड, उसके अलावा आपके पास एक बैटरी है जो कनेक्ट करती है इलेक्ट्रोड को, और एक वैक्यूम पंप है। तो इन कंस्ट्रक्शंस के ऊपर उसने एक ट्यूब बनाई थी जिस ट्यूब से हमें इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस का पता चला था। वर्किंग क्या है, उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि अगर हम बात करें वर्किंग की, तो उसने क्या किया था कि व्हेन हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एट ऑर्डिनरी प्रेशर देयर वुड बी नो डिस्चार्ज। इसका मतलब ये था कि जब उसने हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज अप्लाई किया बैटरी से, ठीक है, इलेक्ट्रोड पे, अब इलेक्ट्रोड पे जब करंट अप्लाई हो गया, अब गैस आपके पास जो है एक इलेक्ट्रोलाइट का फंक्शन प्रोड्यूस करेगी, मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने लग जाएगी, और उस गैस की डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएंगे, मतलब उस गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ थी। ठीक है, तब बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इज डिस्चार्ज ट्यूब अंडर रिड्यूस प्रेशर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन। जब उसने वही इलेक्ट्रिक करंट रखा, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब में, और उसमें आपने प्रेशर उस गैस का या उस डिस्चार्ज ट्यूब में जो भी गैस थी उसका प्रेशर कम कर दिया। प्रेशर कम करने का मतलब है उसको वैक्यूम करते गए हैं, ठीक है, उसको आइसोलेट कर दिया है हमने पूरी गैस ट्यूब को, उसमें से कोई लीकेज नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस वजह से है क्या है, उसमें प्रेशर जनरेट होता जाएगा, क्योंकि गैस बढ़ते जाएंगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो इसी तरह हम जब गैस रिमूव करते जाएंगे तो प्रेशर भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, प्रेशर डिक्रीज होगा विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन इन गैस मॉलिक्यूल्स। जब गैस मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो ईजीली रेज जो है कहते हैं मूव करना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो असल मकसद ये था कि प्रेशर हमने कम क्यों किया था, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा था, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा थे, तो कैथोड और एनोड के बीच में जो डिस्टेंस है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे, जिसकी वजह से रेस को क्रॉस करना मुश्किल हो रहा था। तो हम क्या करते हैं कि प्रेशर कम करते जाते हैं, जिससे क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स कम होते चले जाते हैं और आपके पास रेस को, कैथोड रेस को जगह मिलती है ताकि वो उसमें मूव कर सकें, ट्रैवल कर सकें, और जाके वो जब हिट करती हैं ग्लास वॉल से तो ग्लो कर सकें। तो इसी वजह से हम प्रेशर कम करते गए और हमारे पास डिफरेंट वेरिएशंस और डिफरेंट चेंजेस आती हैं। तो टेबल में क्या है कि सबसे पहले अगर हम 10 मिलीमीटर ऑफ एच प्रेशर पे देखते हैं, ठीक है, ये प्रेशर का यूनिट है, मरकरी लेवल पे प्रेशर को मेजर किया जाता है। 10 मिलीमीटर ऑफ एच पे इलेक्ट्रिक स्पार्क अपेयर हुआ था, ठीक है, एक स्पार्क जनरेट हुआ था इतने प्रेशर के ऊपर जब करंट अप्लाई किया गया। फिर फर्दर एट फ्यू मिलीमीटर ऑफ एच यानी कुछ मिलीमीटर ऑफ एच 2 3 4 5 समथिंग, तो मेटल इलेक्ट्रोड जो हैं वो ग्लो करना शुरू हो गई थी, जो आपकी एनोड और कैथोड है वो चमकना शुरू हो गई थी। ठीक है, और अगर हम 1 मिलीमीटर ऑफ एच की बात करें तो स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड ग्लो, तो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपके पास टोटल ग्लो करना शुरू हो गया था, और इसको आप बेसिकली ऐसे इस टाइम पे इस चीज़ को बोला जाता था पॉजिटिव कॉलम। ठीक है, यानी आपके पास एक पॉजिटिव कॉलम बनता नज़र आ रहा होता था। कॉलम मींस के एक मतलब ट्यूब में कॉलम वाइज जो है कहते हैं एक लाइट आपको नज़र आने लग रही थी, तो इस वजह से इसको कॉलम पॉजिटिव कॉलम का नाम दिया था उन्होंने। और अगर हम इसका प्रेशर कर दें कितना 0.001 मिलीमीटर ऑफ एच, तो इस प्रेशर के ऊपर आपके पास पूरी ट्यूब जो है ग्लो करना शुरू हो गई थी विद स्पेसिफाइड कलर। ठीक है, अब जो कलर है वो हर गैस का अपना है, ठीक है, और जो आपकी बुक में है बेसिकली वो आपकी बुक में तो ग्रीन लाइट बता रहे हैं, ठीक है, विद ब्रिलियंट ग्रीन लाइट, और ये बेसिकली आपके पास हाइड्रोजन गैस का कलर है।
तो हाइड्रोजन गैस को अगर हम क्रूब एक्सपेरिमेंट में रखते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं विद दिस 0.001 मिलीमीटर ऑफ He, द ट्यूब विल बी ग्लो विथ ग्रीन लाइट। ओके, तो ग्रीन लाइट में वो पूरी ट्यूब ग्लो करना शुरू कर देती है। नाउ वी विल गो टू प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज? First of all, the rays travels in a straight line and as they produce sharp shadows of object placed in their paths। इसका मतलब ये है कि जब भी रेस ट्रैवल करती हैं आपकी कैथोड रे, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। उसके अलावा जो है कहते हैं शार्प शेडो प्रोड्यूस कर देंगी जब भी रेस के बीच में हम कोई भी ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टिकल क्रिएट कर दें। मींस के पेपर रख दें, तो पेपर तो नहीं, खैर कोई भी वुडन पीस रख देते हैं या किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट बीच में रख देते हैं, तो उसका शेडो उसकी अपोजिट वॉल पे क्रिएट हो जाएगा, यानी उस पर से ये क्रॉस नहीं कर सकती। सिंपल सी एग्जांपल है, जैसे लाइट के आगे आप अपना हैंड रख दें तो उसका शेडो दीवार पे पड़ना शुरू हो जाएगा, ये जो भी सामने कोई भी चीज़ होगी उसका शेडो जनरेट हो जाएगा। इसी तरह कैथोड रेस पे भी कोई भी चीज़ अगर उसके सामने आ जाती है तो उस पर शेडो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत हल्की है। ठीक है, कैथोड रेस की पेनिट्रेशन पावर बहुत कम है, यानी ये पेनिट्रेट नहीं कर सकती, किसी चीज़ को क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक है, बहुत कम है। ऐसा भी नहीं कहा कि बिल्कुल नहीं है, कम मीन्स के पेपर क्रॉस कर सकती हैं, एल्युमिनियम फॉइल्स क्रॉस कर सकती हैं, गोल्ड फॉइल्स क्रॉस कर सकती हैं, तो बहुत थिन पेपर्स और थिन शीट्स को ये इजीली क्रॉस कर सकती हैं। ठीक है, बट अगर कोई हैवी पीस आ जाता है इनके सामने तो उनको क्रॉस करना इनके लिए मुश्किल होती है। जब भी जो है कहते हैं आपकी क्रूब ट्यूब एक्सपेरिमेंट में कैथोड रे ग्लो नहीं कर पा रही थी, पूरी गैस मतलब पूरी ट्यूब ग्लो नहीं करवा रही थी क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत सारे थे बीच में, उनको क्रॉस करना उस कैथोड रे के लिए मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से हम प्रेशर कम कर रहे थे और मॉलिक्यूल्स कम हो गए तो उसके नीचे जगह बन गई, इस वजह से वो ट्रैवल इजीली कर सकी और वो ग्लो कर गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? दे कैरी अ नेगेटिव चार्ज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड कि कैथोड रेज जो होती हैं वो नेगेटिव चार्ज रखती है अपने पास। ठीक है, ये आपने याद रखना है हमेशा, कैथोड रे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है हमेशा। दे प्रोड्यूस द फ्लोरेसेंस व्हेन दे स्ट्राइक द ग्लास वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। बेसिकली थर्ड पॉइंट का मतलब ये है कि जब भी कैथोड रेज ग्लास वॉल पे स्ट्राइक करती हैं तो एक लाइट प्रोड्यूस करती हैं, एक लाइट जनरेट करती हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस, कि एक आपके पास एक चमक वाली लाइट प्रोड्यूस करती हैं जब भी ग्लास वॉल पे मतलब अटैक करती हैं, स्ट्राइक करती हैं कैथोड रेज। फोर्थ पॉइंट है, इसका प्रॉपर्टीज में कैथोड रेज इजीली डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड विच कैन बी शोन बाय ब्रिंगिंग द मैग्नेट क्लोज टू दैम। इसका मतलब यह है कि कैथोड रेज इजीली डिफ्लेक्ट कर सकती हैं। डिफ्लेक्ट मीन्स अपनी स्ट्रेट लाइन पोजीशन से थोड़ी सी चेंज पोजीशन पे ट्रैवल कर सकती हैं अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को बीच में क्रिएट कर दें। लेट सपोज कि अगर आपके पास एक रे है, ठीक है, कैथोड रे आपके पास यूं ट्रैवल हो रही है स्ट्रेट। ठीक है, यहाँ ट्रैवल हो रही है और एक रे है आपके पास सिंपल, थोड़ा विजिबल हो जाएगा आपको। एक रे है जो स्ट्रेट ट्रैवल हो रही है, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, एक मैग्नेट रख दिया है। ठीक है, ये आपके पास एक मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ पोल वाला। अब क्या होगा कि जो रेज यहाँ से आ रही है वो यहाँ से डिफ्लेक्ट कर जाएगी और यूं स्ट्रेट मूव कर जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी है कि इजीली डिफ्लेक्ट कर जाती है इन मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई सी भी फील्ड हो, अगर हम इसकी बात करें, मैग्नेटिक फील्ड की बात करें या इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात करें, तो उस पर भी ये इजीली डिफ्लेक्ट हो जाती है। These rays can also be reflected by electrostatic field। वही बात आ गई कि अगर हम कोई चार्जेस बीच में रख देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बीच में रख देते हैं, तो उससे भी वो इजीली रिपेल कर जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी आपके पास नेगेटिव चार्ज है, उसके अलावा कैथोड रेज भी आपके पास नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे से इजीली रिपेल करेंगी। These rays exert mechanical pressure showing the possess kinetic energy। मतलब ये है कि इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है जिसकी वजह से ये दूसरे मॉलिक्यूल्स या दूसरी रेस को प्रेशर से इजीली उसकी जगह से हटा सकती हैं या उसको थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड कर सकती हैं। या कोलाइड कर दें रेस बीच दूसरी रेस के साथ तो हिट करने पे वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकती हैं थोड़ी बहुत। ठीक है, तो ये दरअसल इस बात का मतलब था कि एक्सिट मैकेनिकल प्रेशर। These rays were neither to depend upon the material of which the electrode were made nor upon the gas which is filled in the tube। इसका मतलब ये है कि आपकी जो कैथोड रेज हैं वो किसी भी तरह डिपेंड नहीं करती हैं मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पे, यानी इलेक्ट्रोड का जो भी मटेरियल होगा कैथोड रेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो फिर भी इमिट होंगी। ठीक है, उसके अलावा गैस जो फिल्ड है किसी भी ट्यूब में, तो उस गैस से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कैथोड रे पे।
Other point is the charge to mass ratio of these rays is 1.78 exponent 11 coulombs per kg. अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज को डिवाइड कर दें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो बेसिकली आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। तो आपके पास चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज कितना होता है 1.758 एक्सपोनेंट 11, जो कि सेम रहता है हर गैस के लिए, यानी कोई सी भी गैस अगर डिस्चार्ज ट्यूब में फिल कर दें और कैथोड रेज उसमें से एमिट होती है, उनका चार्ज टू मास रेशियो सेम रहता है। कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन दे स्ट्राइक टू मेटेलिक प्लेट। अगर कोई मेटेलिक प्लेट है, ये मेटेलिक प्लेट यानी वो प्लेट जो अपने पास से बीटा प्रॉपर्टीज़ या बीटा रेस प्रोड्यूस करती हैं, यानी पॉजिटिव रेस प्रोड्यूस करती हैं, उनसे जब हिट करती है कैथोड रेस तो आपके पास न्यू रेस प्रोड्यूस होती है, उसको आपके एक्स रेस बोलते हैं। ठीक है, जब भी कैथोड रेस एनोड रेस के साथ हिट करती हैं तो एक्स रेस आपके पास इमिट हो जाती हैं। नाउ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। In 1886, Goldstein used a discharge tube with a hole in the cathode electrode, or we can say it's a perforated electrode. He used a perforated electrode. इसका मतलब यह है कि 1886 में गोल्डस्टीन ने सेम ट्यूब एक्सपेरिमेंट यूज़ किया, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, बट उसने क्या इन्हेंसमेंट की कि कैथोड इलेक्ट्रोड जो थी उसको उसने परफोरेटेड कैथोड इलेक्ट्रोड यूज़ किया। परफोरेटेड मीन्स के उस कैथोड इलेक्ट्रोड में छोटे छोटे सर्कुलर होल्स कर दिए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गई, उसमें कुछ रेस इजीली पास कर सकती हैं, यानी ऐसी रेस जो उसको क्रॉस नहीं कर पा रही थी तो उसके होल्स में से वो पास कर जाएंगी, इस वजह से उसने ऐसा किया। अब जब उसने यही चीज़ फिर से, यही एक्सपेरिमेंट फिर से अपने वाली अपैरेटस या अपनी कंस्ट्रक्शन के साथ रिपीट किया, तो ही ऑब्जर्व दैट व्हाइल कैथोड रेज वर एमिटिंग अवे फ्रॉम द कैथोड, ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट सम रेडिएशन अपीयर बिहाइंड द कैथोड इलेक्ट्रोड। इसका मतलब यह है कि जब वो ये देख रहा था कि कैथोड रेज तो इमिट हो रही हैं, ठीक है, जो होनी थी इमिट इलेक्ट्रोड पे से, ठीक है, कैथोड इलेक्ट्रोड में से, बट उसने एक और चीज़ नोट करी कि कैथोड के पीछे जो ग्लास वॉल है वो भी जो है कहते हैं कुछ रेडिएशन उस पर अपेयर हो रही हैं, यानी वो कुछ रेडिएशन अपेयर हिट करके उस पीछे कैथोड की पीछे वाली वॉल को ग्लो कर रही है। तो इसका मतलब कुछ ऐसी रेज भी हैं जो कि एनोड में से एमिट हो रही हैं, जो कि कैथोड को क्रॉस करके पीछे वाली वॉल पे हिट करके उसको ग्लो कर रही हैं। Then he studied these rays and showed that these rays consist of particles carrying a positive charge. ठीक, तो इसका मतलब ये है कि जब उसने इन रेस के बारे में पढ़ा कि ऐसी कुछ रेस हैं जो कि पीछे कैथोड के पीछे भी अपेयर हो रही हैं, तो उनके पास चार्ज क्या है, बेसिकली उनके पास पॉजिटिव चार्ज है, एंड दिस चार्ज इधर इक्वल और सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और इनका चार्ज जो है वो बराबर है किसके, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के, जो कि कैथोड का चार्ज है, यानी सिंपल एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनके चार्ज के बराबर है, और सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, अगर दो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर भी हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर भी हो सकता है, ये रेस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, 2 प्रोटॉन होंगे तो उनका चार्ज भी 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह उन्होंने नाम दिया पॉजिटिव रे और कैनाल रेस। ठीक है, तो प्रोटॉन को उन्होंने नाम दिया पॉजिटिव रेस का और कैनाल रेस का। बेसिकली ये आपके पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है कि ऐसे सबएटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं जो अपने पास पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, जैसे ही आपके पास एक ऐसे सबएटॉमिक पार्टिकल जो अपने पास नेगेटिव चार्ज रखते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपके पास प्रोटॉन की डिस्कवरी आ जाती है। ओके, डिस्चार्ज ट्यूब विद परफोरेटेड कैथोड। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये बिल्कुल सेम है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की डायग्राम से, मतलब उसके अपैरेटस और इसका अपैरेटस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, बट स्लाइटली एक डिफरेंस है किसमें, यहाँ पे। ठीक है, ये जो आपके पास कैथोड है, यहाँ पे ये परफोरेटेड होल्स किए गए। ठीक है, इस कैथोड में ये प्रॉपर पूरी एक ही सिंगल पीस नहीं है, बेसिकली यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ये होल्स किए गए हैं। अब ये होल यहाँ पे भी एक हो सकता था। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन कितने होल कर रहा है, तो हमें उससे पता चल जाता है कि कितनी ग्लो प्रोड्यूस हो रही होगी। तो खैर इसकी डिटेल्स में नहीं जाते कितने होल हुए, बट द फैक्ट दैट दे यूज़ परफोरेटेड कैथोड। ठीक है, तो यानी परफोरेटेड कैथोड यूज़ की गई। और अगर हम इसकी बात करें कि नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कैसे कनेक्ट हैं एक दूसरे से, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यहाँ पे बेसिकली बैटरी एक होगी, ठीक है, जिससे ये कनेक्टेड होंगे ताकि इलेक्ट्रिकल सर्किट को पूरा करें और इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवा सकें इस ट्यूब में। अब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो अंदर जो गैस मॉलिक्यूल हैं वो आयोनाइज्ड हो जाएंगे, और आयोनाइज होने के बाद वो ब्रेक हो जाएंगे नेगेटिव और पॉजिटिव पार्टिकल्स में।
अब आपके पास जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं वो बेसिकली यहाँ से कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जाएंगे, और जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं वो गैस मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल हैं, वो डायरेक्टली कहाँ जाएंगे, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ऐसा हो रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिटली मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये पॉजिटिव वाले हैं ये कैथोड यानी नेगेटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव की तरफ ही मूव करेंगे। इसी तरह ये जो इलेक्ट्रिक करंट है अगर यहाँ पॉजिटिव है राइट साइड पे, तो ये जो कैथोड है यहाँ से चार्ज निकल के उसकी तरफ मूव करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब आपके पास जो एनोड यानी सॉरी जो पॉजिटिव रेज हैं या पॉजिटिव आयंस हैं, बेसिकली ये गैस की वजह से जो है कहते हैं आयोनाइजेशन की वजह से ये प्रोड्यूस हुए हैं, और ये आपके पास एनोड मतलब इसको पॉजिटिव रेज कंसिडर किया गया है। ठीक है, पॉजिटिव रेज जो होती हैं एनोड में से नहीं निकलती। ठीक है, यानी ये इस इलेक्ट्रोड में से नहीं आ रही, ये बेसिकली गैस मॉलिक्यूल्स की वजह से आ रही हैं, तो एनोड रेज गैस मॉलिक्यूल्स की वजह से एमिट होती हैं। ठीक है, तो अगर हर गैस की अपनी पॉजिटिव रेज होंगी तो इसी वजह से उनका चार्ज टू मास रेशियो भी चेंज होता है। ठीक है, okay, so now we will discuss the properties of positive rays like anode rays, and first property is these rays travel in direction opposite to cathode। अभी हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा कि जो कैथोड रेज और पॉजिटिव रेज हैं दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट हैं। ठीक है, तो अगर कैथोड रेज अगर लेफ्ट साइड मूव करती हैं तो एनोड रेज उसकी राइट साइड पे मूव करेंगी, उसके अपोजिट मूव करेंगी। ठीक है, और वो भी स्ट्रेट मूव करेंगी। ठीक है, जैसे कैथोड रेज ट्रैवल करती है स्ट्रेट, इसी तरह एनोड रेज भी स्ट्रेट ट्रैवल करती हैं। दीज रेज वर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इन रेस को मैग्नेटिक फील्ड में रखें, जैसे मैंने कैथोड की एग्जांपल दी थी कि कैथोड रे के सामने एक मैग्नेट रख दिया जाए तो वो इजीली डिफ्लेक्ट हो जाती है, इसी तरह पॉजिटिव रेस के सामने भी एक मैग्नेट रख दिया जाए तो वो भी इजीली डिफ्लेक्ट हो जाती हैं विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर अट्रैक्टिव फील्ड हुई तो उसकी तरफ अट्रैक्ट कर जाएंगी, अगर रिपल्जन फील्ड हुई तो उससे रिपेल हो जाएंगी। ठीक है, द चार्ज टू मास रेशियो इज वेरीज विद द नेचर ऑफ गैस। चार्ज टू मास रेशियो वेरी करता है इनका, क्योंकि गैस जो होगी उसका मास, हर गैस का मास अपना होगा, तो चार्ज डिवाइड बाय डिफरेंट मासेस ऑफ गैसेस विल प्रोड्यूस डिफरेंट चार्ज टू मास रेशियो। ठीक है, इसका मतलब यही है कि अगर हर गैस अलग अलग होगी तो उसका चार्ज टू मास रेशियो भी अलग अलग होगा। पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस विद द आयोनाइजेशन ऑफ गैस नॉट फ्रॉम एनोड। तो बेसिकली आपके पास जो पॉजिटिव रेज हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं गैस की आयोनाइजेशन से। ठीक है, एनोड में से नहीं निकल रही, जो गैस है उस गैस में जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं वो स्ट्राइक कर रहे हैं अपोजिट टू कैथोड रेज। ठीक है, तो प्रीवियसली मैंने भी यही कहा था कि एनोड में से नहीं निकलती, बेसिकली वो रेज कैथोड्स के अपोजिट में से निकल रही होती हैं। ठीक है, और दे आर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में पास कराएं इलेक्ट्रिक करंट्स में तो ये भी डिफ्लेक्ट कर जाती हैं, एंड दिस डिफ्लेक्शन शोज दैट दीज आर पॉजिटिवली चार्ज एंड सो दीज आर नेम्ड एज प्रोटॉन। और इनकी डिफ्लेक्शन से हमें पता चला कि ये पॉजिटिव हैं, यानी कैथोड रेज के अपोजिट डिफ्लेक्ट करती हैं। अगर कैथोड रेज डिफ्लेक्ट कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, तो ये प्रोटॉन उससे मतलब पॉजिटिव रेज रिपेल कर रहे होंगे उस जगह से, तो ये उसके अपोजिट हैं, इस वजह से इनका नाम प्रोटॉन रखा गया। दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस एंड कैन इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स। उसके अलावा जब हम इनको फोटोग्राफिक प्लेट्स पे एमिट कराते हैं या रेडिएट या इंसिडेंट करवाते हैं इन रेज को, तो वहाँ पे एक लाइट जनरेट होती है। ठीक है, उसको फ्लोरेसेंस का नाम दिया जाता है। तो ये सारी आपसे इन सब की प्रॉपर्टीज़ हैं कैथोड रेज और पॉजिटिव रेज की, क्या इन दोनों के पीछे डिफरेंसेस हैं। ठीक है, एक दूसरे से अपोजिट हैं, चार्जेस इन लोगों के अलग अलग हैं, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे आपके पास दोनों चीज़ों की डिस्कवरी हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं किसी भी एटम के, वो डिस्कवर्ड हो चुके हैं यहाँ तक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जो ये कहते हैं न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड होता है, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, और कौन कौन सी रेज होती हैं। उसके अलावा स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या मतलब साइंस है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। So if you have any queries related to any topic or any chapter, you can contact us on Gmail ID, or as well as you can contact us on WhatsApp number. And also if you have any queries regarding this video, you can comment in the comment section box and we will answer your queries. Kindly subscribe and like and share our video. Thank you so much. Don't forget to share, like and subscribe our channel. Thank you so much.